नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेटवेट स्टडी। और आज हम बात करने वाले हैं धरती पर बसी एक ऐसी दुनिया की जो हम इंसानों से आज भी छुपी हुई है। इंसानों ने तो धरती पर रहते हुए बहुत कुछ जीत लिया है, जैसे चंद्रमा, मंगल, कई जंगल, पर्वत, पहाड़ और न जाने कितने कुछ। लेकिन एक ऐसी भी जगह है जहां के बारे में हम इंसान बिल्कुल नहीं जानते। एक ऐसी जगह जहां केवल अंधेरा ही अंधेरा है, डर है, खौफ है और न जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। आज हम और आप उसी सफर पे जाने वाले हैं, जिस सफर पर इंसान पहली और आखिरी बार गया था। तो चलिए इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं उस समरसेबल की जो हमेशा के लिए उस समुद्र के गहराई में जाकर दफन हो गया। हम बात कर रहे हैं उन महासागरों की जो ऊपर से तो काफी शांत और खूबसूरत दिखती है, लेकिन अंदर से उतनी ही भयानक और डरावनी है। जैसे जैसे हम महासागरों के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे हमें पता चलता है कि महासागरों की भी दुनिया है, जो जैसे जैसे गहराई के अंदर जाते रहते हैं वैसे वैसे दुनियाएं बदलती रहती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, काफी रिसर्च और शोध के बाद पता चला है कि जैसे जैसे हम महासागरों के नीचे उतरते हैं वैसे वैसे महासागरों की दुनिया बदलती है। अगर हम बात करें महासागरों की दुनिया की, तो महासागर की दुनिया 5 भागों में बांटी गई है, जो क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बदलती है। अगर बात करें महासागरों की पहली दुनिया या सबसे ऊपरी दुनिया की, तो उसे हम लोग कहते हैं इपेपेलोजिक, मतलब सनलाइट जोन। इसका अर्थ यह हुआ कि सूरज की रोशनी जो साफ सुथरी जहां तक पहुंच पाती है, समुद्र की वैसी गहराई या वैसी जोन, महासागरों की ऐसी गहराई या ऐसे जोन को हम लोग इपेपेलोजिक जोन कहते हैं। उनके बाद अगर हम बात करें समुद्र के गहराई के अंदर दूसरी दुनिया की, तो उसे हम लोग मेसोपोलोजिक, अर्थात एक ऐसी दुनिया जहां सनलाइट तो पहुंचती है लेकिन ना के बराबर या कम पहुंचती है। और अगर बात करें महासागरों की तीसरी दुनिया की, तो उसे हम लोग कहते हैं बैथोपोलॉजिक। अब बात आता है बैथोपोलॉजिक को समझने के लिए एक वर्ड आप चाहे तो याद रख सकते हैं, मिड नाइट जोन, जिसे हम लोग अर्ध रात्रि वाला एरिया या हम कह सकते हैं लेयर कहते हैं। एक ऐसी लेयर जहां पर रोशनी अर्ध रात्रि के बराबर होती है। अगर बात करें महासागरों की उस चौथी दुनिया की, जो जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो चौथे स्थान पे आता है, उसे हम लोग कहते हैं एबेसल, अर्थात एक ऐसी दुनिया जो काफी ठंड हो, अत्यंत अंधेरा, जहां पर हम आम जीवन का जाना असंभव हो, उसे हम लोग एबेसल यानी चौथे लेयर यानी कि हम लोग चौथी दुनिया कह सकते हैं। अब बात करें अगर अंतिम और पांचवें दुनिया की, इस दुनिया के बारे में सोचना ही हमारे लिए सोच से परे होगा। उसे हम लोग हेडल कहते हैं, अर्थात एक ऐसी दुनिया जहां पर अत्यंत अंधेरा हो, जहां हम इंसानों का जाना असंभव हो, और यह दुनिया महासागरों की सबसे नीचे यानी तल की दुनिया होती है, जिससे मतलब बिल्कुल साफ होता चला जाता है कि जैसे जैसे हम समुद्र के गहराइयों में उतरते हैं, महासागर की गहराइयों में उतरते हैं, अंदर की दुनिया उतनी ही डरावनी, उतनी ही भयानक और उतनी ही डेंजर होते चले जाती है। मैं आप सभी को बता दूं, जो महासागर आपको ऊपर से शांत और काफी खूबसूरत दिख रही है, यह अपने अंदर एक काफी बड़े सच को छुपा कर रखा है। वो सच यह है कि जैसे जैसे हम समुद्र या महासागरों के गहराई में अंदर उतरते हैं, प्रत्येक 10 मीटर पर हमारे ऊपर लगने वाला जो प्रेशर होता है वो दुगुना होते चले जाता है। प्रत्येक 10 मीटर दुगुना, और 10 मीटर उसका दुगुना, और 10 मीटर उसका दुगुना। और एक समय ऐसा आता है कि हमारे शरीर पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है जहां पर हम सरवाइव नहीं कर सकते। मतलब साफ है, जो धरती के ऊपर जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अनुभव होता है, 10 मीटर पानी के अंदर जाने पर उसका डबल हमें पानी के अंदर महसूस होता है। और हम बात करें मानव शरीर की, तो इतने गहराई में जाने के बाद, इतने दबाव के बाद, इतना प्रेशर के बाद हम मानव शरीर
टूटकर बिखरकर चकनाचूर होकर छोटे छोटे पत्थरों में बिखर जाते हैं। इतना खतरनाक और भयानक होता है समुद्र की गहराई और दबाव। मैं आपको बता दूं, 2023 में ही मानव द्वारा बनाए गए एक अद्भुत उपकरण जिसे हम लोग डीप सी ओशियन गेट के नाम से जानते हैं, एक सबमर्सिबल था। मैंने जिक्र किया है सबमर्सिबल की, मैंने सबमरीन की जिक्र नहीं किया, क्योंकि सबमर्सिबल और सबमरीन में अंतर होता है। ये आप देख सकते हैं, ये है सबमर्सिबल और ये आप देख सकते हैं, ये है सबमरीन। सबमरीन एक ऐसा पनडुब्बी होता है जो खुद के एनर्जी से पानी के अंदर भी जाता है और खुद के एनर्जी से ही पानी के बाहर भी होता है। इनके लिए कोई मदरशिप नहीं होते जो ऊपर से इसे कनेक्शन बना के रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सबमर्सिबल की, ये एक ऐसा पनडुब्बी होता है जो खुद के एनर्जी से ना तो नीचे जा सकती है और ना ही खुद के एनर्जी से ऊपर आ सकती है। सबमर्सिबल एक ऐसा अद्भुत इंजीनियरिंग है जिसका प्रयोग समुद्र के गहराइयों में छुपे हुए चीजों का अध्ययन करने के लिए, साथ ही साथ वह मलबे जो अंदर की ओर दबे हुए हैं, चाहे वो किसी शिप का हो या किसी भी चीज का हो। और आपको पता होगा यह सबमर्सिबल जिसे हम लोग ओशियन गेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये टाइटन के मलबे को देखने के लिए बनाया गया था खास करके, तो वो भी जो समुद्र के गहराइयों में उतरते हैं उनके बारे में भी मैं बता दूं, वो खुद के एनर्जी से नीचे नहीं जाते हैं। इसके लिए एक मदरशिप होते हैं जो ऊपर में होते हैं समुद्र की, या हम कह सकते हैं महासागरों की ऊपरी लेयर में, जिससे उसका कनेक्शन बना हुआ रहता है और हर पल पल का खबर वो देते रहते हैं। उस सबमर्सिबल में एक अलग ही प्रकार की उपकरण लगी होती है जो सबमर्सिबल को पानी के अंदर की ओर ले जाती है और एक ऐसी गहराई तक ले जाती है जहां पर टाइटन का मलबा छुपा हुआ है। तो आई थिंक कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि सबमर्सिबल और साथ ही साथ सबमरीन में क्या अंतर है। एक छोटा सा अंतर और मैं बता दूं कि सबमरीन जो होते हैं वो साइज में काफी बड़ा होता है, लेकिन सबमर्सिबल की अगर बात करें वो साइज में काफी छोटा होता है। अगर हम बात करें सबमरीन में मूवमेंट एरिया काफी बड़े होते हैं, उसमें आसानी से लोग चल फिर सकते हैं, सो सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं और जितने भी वेस्टेज है उसे बाहर कर सकते हैं। लेकिन यही सबमर्सिबल की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा सुविधा नहीं है। ये ओशियन गेट जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये एक ऐसा उपकरण था, एक ऐसा अद्भुत इंजीनियरिंग था जो साइज में काफी छोटा था। इसके अंदर मूवमेंट की कोई एरिया नहीं थी, आप उस सबमर्सिबल में खड़े तक नहीं हो सकते थे। जी हाँ, उसी सबमर्सिबल की हम बात कर रहे हैं जो 2023 में समुद्र के गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो गया। साल 2023 में इसी सबमर्सिबल का प्रयोग करते हुए 5 व्यक्ति जो खुद ओशियन गेट टाइटन के जो संस्थापक थे वो भी उसमें खुद शामिल थे। इसके अलावा 4 अन्य व्यक्ति जिनका जिक्र वीडियो में हम आगे करेंगे, वो सभी इसी ओशियन गेट का प्रयोग कर समुद्र के गहराई में उतरने का निर्णय लिया। यानी कि समुद्र के गहराइयों में छुपे टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाने को तैयार हुए। उसकी यात्री ओशियन गेट का प्रयोग कर समुद्र के गहराई में उतरने का निर्णय लिया। यानी कि समुद्र के गहराइयों में छुपे टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाने को तैयार हुए। काफी रोमांचक थी, लेकिन काफी भयानक और खतरनाक भी थी। लेकिन उन सभी के हिम्मत को दाग देना पड़ेगा और उन लोगों ने सबमर्सिबल में बैठा और समुद्र के गहराई में उतरना प्रारंभ किया। और अब हम बात करने वाले हैं उस ओशियन गेट में बैठे 5 व्यक्तियों की जो उस पर सवार होकर के टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जा रहे थे। इनमें से सबसे पहले व्यक्ति जिनका आपको लिस्ट में नाम दिख रहा होगा, स्टॉकटन रस। यह व्यक्ति कौन थे, इनके बारे में आपको बता दूं। जिस ओशियन गेट के मदद से, जिस ओशियन गेट के सहारे ये लोग टाइटैनिक के मलबे देखने जा रहे थे, उसी ओशियन गेट के ये कौन थे, फाउंडर थे, और साथ ही साथ उस ओशियन गेट के ये पायलट भी थे। बात करें इस लिस्ट में शामिल
दूसरे व्यक्ति की, तो वो थे पॉल हेनरी। मैं आपको इनके बारे में बता दूं ये कौन थे। तो इनके बारे में जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह टाइटैनिक, जो अपने समय के किंग माने जाते थे, जो समुद्र के अंदर कहीं जाकर समा गए, उसी समुद्र के अंदर समाये टाइटैनिक के जो मूल रूप से विशेषज्ञ माने जाते हैं, जो फेमस विशेषज्ञ माने जाते थे, वही थे पॉल हेनरी। वो भी इस ओशियन गेट शिप में शामिल थे। और अब हम बात करेंगे इस लिस्ट में शामिल तीसरे नंबर व्यक्ति की, जिनका नाम था हैमिश हार्डिंग। अब मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये एक ब्रिटिश अरबपति थे, साथ ही साथ एक एक्सट्रीम एक्सप्लोरर भी थे। अब हम बात करते हैं इस लिस्ट में शामिल पांचवें नंबर व्यक्ति की। वह व्यक्ति थे शहजादा दाऊद। अब हम बात करें इनके बारे में, ये कौन थे, तो एक ब्रिटिश पाकिस्तानी नागरिक थे और साथ ही साथ ये एक बड़े बिजनेसमैन थे। और इन्होंने अपने साथ अपने एक संतान, जो कि 19 वर्षीय व्यक्ति थे, यानी अपने एक बेटे को लेकर गए थे, जिसका नाम था सुलेमान दाऊद। ये टोटल 5 लोग थे जो ओशियन गेट पर सवार थे। मतलब बिल्कुल साफ था, 5 लोग, एक गहरी सपने और खतरनाक सफर। डाइव शुरू हुआ। अपने मुकर्रर टाइम के अनुसार ओशियन गेट कैप्सूल समुद्र में उतरना प्रारंभ किया। जैसे जैसे ओशियन गेट कैप्सूल नीचे उतर रहे थे, हर सेकेंड पानी का दबाव बढ़ता जा रहा था। कट। ओशियन गेट अपने डाइव के 30 मिनट में ही अपने लक्ष्य के पहले चरण 1000 मीटर की गहराई को पार कर चुका था। धीरे धीरे और गहराई बढ़ती गई और समय भी बीतता गया, और अपने डाइव के 45 मिनट बाद ओशियन गेट कैप्सूल ने 2000 मीटर की भी गहराई, जो एक लक्ष्य था, उसको तय कर लिया। उस 2000 मीटर समुद्र के गहराई में जाना भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, लेकिन सफर वहीं पर समाप्त नहीं हुआ। सफर धीरे 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 बढ़ता गया और अपने सफर के 1 घंटे 15 मिनट के बाद वो अपने मदरशिप पर एक मैसेज भेजते हैं, ड्रॉपिंग टू वेट, ड्रॉपिंग टू वेट, ड्रॉपिंग टू वेट, ड्रॉपिंग टू वेट, जिसका अर्थ होता है हमारी सफर की प्रक्रिया लगातार अग्रसर है, लगातार आगे बढ़ रही है। कुछ ही समय के बाद मदरशिप पर बैठे लोग घबराए हुए नजर आते हैं। एक ऐसा पल जिसका इंतजार कभी लोगों ने नहीं किया होगा। कनेक्शन टूटती है और मदरशिप के माध्यम से एक ऐलान किया जाता है कि सर्च जारी किया जाए। फिर क्या, कुछ ही मिनटों में ओशियन गेट कैप्सूल का हमेशा के लिए उनके मदरशिप से कनेक्शन टूट जाता है और वह सपना जो टाइटैनिक के मलबे को देखने का था, वो हमेशा के लिए चूर चूर हो जाता है। वही टाइटैनिक जिनके मलबे को देखने के लिए नीचे जा रहे थे, वो टाइटैनिक के मलबे समुद्र तल से 3800 मीटर गहराई के अंदर छुपे हुए थे। लेकिन जहां ना तो गर्मी थी और ना ही रोशनी, और इंसान का जाना तो वाकई असंभव था, और दबाव इतना ज्यादा कि जिसका अंदाजा इंसान लगा भी नहीं सकता था। और यही वह जगह थी जहां ओशियन गेट कैप्सूल पहुंचना चाह रहे थे, पर वह वहां कभी नहीं पहुंच सका। जैसे ही ऊपरी शिप से कनेक्शन टूटता है, ऊपरी शिप उनके सर्च जारी कर देते हैं। काफी लंबे सर्च और शोध के बाद यह पता चलता है कि ओशियन गेट समुद्र के गहराई में जाकर समुद्र के दबाव को ही झेल नहीं पाया। किसी की जबरदस्त दबाव ने उसे बाहर की ओर नहीं बल्कि अंदर की ओर दबाकर इस तरह से सिकुड़ दिया कि वह ब्लास्ट हो गए, जिसे विज्ञान की भाषा में हम लोग इम्प्लोजन कहते हैं। इम्प्लोजन अर्थात जब किसी चीज पर इतना अत्यधिक दबाव पड़ता है कि वो अंदर सिकुड़ कर ब्लास्ट कर जाते हैं। इस इम्प्लोजन के बाद कैप्सूल चंद सेकंड में ही
इस तरह से सिकुड़ गया और ब्लास्ट हो गया कि उनमें बैठे व्यक्ति और पूरे के पूरे कैप्सूल चकनाचूर होकर कंकड़ के छोटे छोटे दानों में बिखर गए। यह प्रक्रिया इतनी तेज थी कि नर्वस सिस्टम भी उन लोगों को उतनी तेजी से सिग्नल नहीं दे सका। जब तक वो सोचते या कुछ करते, यह इम्प्लोजन इतना खतरनाक था कि उनके नाम के दिए धरती पर से हमेशा के लिए बुझ गया। सफर, जिंदगी और सपने सभी टूटकर बिखर गए। मैं आपको बता दूं, जिस ओशियन गेट कैप्सूल की बात हम कर रहे हैं उसे मरीन सेफ्टी सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था, और इन चीजों से अनजान होकर भी वह पांचों व्यक्ति इतने खतरनाक सफर पर चल दिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जो आप या हम जिस चीज के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ओशियन गेट, जो कि एक कार्बन फाइबर से बना था, वो भी वहां पर कमजोर साबित हुआ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस ओशियन गेट की हम बात कर रहे हैं, उस ओशियन गेट को कंट्रोल करने के लिए एक मॉडिफाइड गेम कंट्रोलर जैसे डिवाइस का यूज किया जाता था, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे एक गेम कंट्रोलर जैसे डिवाइस से यूज किया जाता था और इस्तेमाल कर उसे ऑपरेट किया जाता था। अब आप सोच सकते हैं, एक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी जिसे एक गेम कंट्रोल डिवाइस से कनेक्ट किया जाता था, गेम कंट्रोल डिवाइस से ऑपरेट किया जाता था, आखिर यह चलते कैसे थे? तो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था, इनके सारे ऑपरेशन, इनके सारे काम जो ऊपर मदरशिप होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि उस कैप्सूल के अंदर बैठने के लिए जगह भी सीमित थी। कम्युनिकेशन पूरी तरह से सरफेस पर मौजूद जो शिप थे, जिसे मदरशिप कहते हैं, उस पर निर्भर था। एक छोटे से क्रैक ने लाखों टन दबाव को मौका दिया और यह सफर इतिहास बनकर रह गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह सफर केवल इतिहास ही बनकर नहीं रह गया, बल्कि इसी समुद्र के अंदर, महासागरों के अंदर जिन 5 दुनिया की हम बात कर रहे थे, उनके भी कई रहस्यों को खोल कर चले गया। जिनमें हम बात करते हैं सबसे पहले रहस्य की, तो वह यह है कि कई ऐसे अनजान दुनिया थी जिनको यह ओशियन गेट ने उजागर किया। अपने सफर के अंतिम छाव में उन्होंने बताया कि इसी डीप सी के अंदर न जाने कितने प्रजाति के जीव रहते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं गेंट स्क्वाड, एंजल फिश, गोबलिन शार्क, डम्बो ऑक्टोपस और वैम्पायर स्क्वाड जैसे कई जलीय जीव हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये सभी जीव इतने डेंजर, इतने भयावह हैं देखने में, जिसे आप एलियन की तरह भी कह सकते हैं। बिल्कुल एक ऐसा एलियन जिससे हम सब लोग अनजान हैं। और ये सारे जलीय जीव जो हम लोग देख रहे हैं, एक ऐसे जलीय जीव हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में जन्म लेते हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जिस ओशियन के बारे में हम लोग इतना कुछ जान रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जिसे जितना हम लोग जान रहे हैं वह केवल उस ओशियन के 5% हिस्से के बराबर है। मतलब जो नासा जो बाहरी दुनिया के बारे में इतना जानते हैं, वही नासा इस ओशियन के बारे में केवल 5% हिस्सा ही जानते हैं। नासा जिसे स्पेस रिसर्च के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन उसी नासा ने स्पेस से ज्यादा ओशियन को प्रायोरिटी दिया, ओशियन को ज्यादा मैप किया। क्यों? क्योंकि हमें पता है और नासा को भी पता है कि जिस स्पेस के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, उससे ज्यादा मिस्टीरियस चीजें तो हमें समुद्र की गहराइयों में हैं, महासागर की गहराइयों में हैं। जैसे जीव की मैंने बात की, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गेंट स्क्वाड, एंजल फिश और न जाने कितने ऐसे जलीय जीव जो बिल्कुल एलियन हैं, बिल्कुल अननोन हैं। ऐसे मिस्टीरियस चीजों की जानकारी जुटाने में अब नासा भी लग चुके हैं। इसी डीप सी के सफर में निकले ओशियन गेट ने न जाने कई तरह के आवाजों को रिकॉर्ड किया। जैसे आप देख सकते हैं ब्लॉप, जूलिया, अपस्वीप, ऐसे कई आवाज थे जिसका आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर यह आवाज या वॉइस किसका था।
इन रहस्यों की आज तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और न जाने ऐसे ऐसे सिविलाइजेशंस देखने को मिले जो हमारे एनिशियंट सिविलाइजेशन से मिलते जुलते दिखते हैं, लेकिन आज तक इनके बारे में भी किसी ने जानकारी नहीं दे पाया कि आखिर यह हमारे सिविलाइजेशन से कैसे मिलते जुलते हैं और क्यों मिलते जुलते हैं। इस ओशियन गेट कैप्सूल के इस भयावह हादसे से हमें यह तो जरूर पता चल जाता है कि यह नेचर जो हमें इतना सुंदर दिखता है वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली भी है। काफी शोध और रिसर्च के बाद भी यह डीप सी आज भी हम इंसानों के लिए एक अनसुलझी हुई पहेली बनी हुई है, और इनका यह अनसुलझी हुई पहेली बन के रहना ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। और ईश्वर ने इतने सारे रहस्यमय स्थानों के अलावा हमें पृथ्वी पर जन्म दिया, जहां पर हम एक इंसान अपने जीवन यापन को सही ढंग से चला पा रहे हैं, अपने मन मर्जी के कार्य को कर पा रहे हैं, किसी का हम पर कोई दबाव नहीं, किसी का हम पर कोई प्रेशर नहीं। फिर भी हम इंसान इन सभी खूबसूरती भरी दुनिया को और इतने रहस्यमय दुनिया को बनाने वाले ईश्वर को भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं हम सबको ये बात समझ में आना चाहिए कि जो इतनी रहस्यमय जिंदगी है, जो इतनी रहस्यमय दुनियाएं हैं और जो इतनी खूबसूरत भरी दुनियाएं हम लोग देखते हैं, इसको बनाने वाला भी कितने विशाल होंगे। तो क्यों ना हम सब अपने इस धरती को बचाएं, आइए मिलकर एक पेड़ लगाएं। धन्यवाद आप सभी का। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आप कहां से हो, आप अपने सिटी का नाम कमेंट करें और दूसरों में इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।